शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज का प्रोग्राम मामूल के प्रोग्राम से कुछ मुख्तलिफ है। हमने कोशिश की है कि जिस मकाम पर हम मौजूद हैं इस मकाम को पर्दे में रखा जाए। उसकी वजह यह है कि मेरे साथ ये मुख्तार अहमद नामी जो शख्स मौजूद है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, लेकिन आप इसके चेहरे की हालत देख सकते हैं, इसके हाथों की हालत देख सकते हैं। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ही बताना चाहूँ, सर की चोटी से लेकर पाँव के अंगूठे तक, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में फ्रॉम हेड टू टो, ये शख्स मजरूब है, ये शख्स जख्मी है, ये मौत के मुंह से वापस आया है। क्यों? क्योंकि इसको अगवा किया गया था और तावान मांगा गया था 1 करोड़ रुपए का। इसकी मोटा कसूर समझना चाहते हैं, सादी जटकी गल करा। जटकी गल है कि ये उस फैमिली से ताल्लुक रखता है जिसमें ये 3 भाई जो हैं, तीनों साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, वहां कारोबार करते हैं, वहां से रेमिटेंसेस जो है पाकिस्तान भेजते हैं। अल्लाह ताला ने इनको इनकी मेहनत के साथ वसाइल दी हैं और वो वसाइल इस वक्त इनके गले का तौक बने हैं और ये मौत के मुंह में चला गया था। अगर ये भूखे नंगे होते, इनके पास वसाइल ना होते तो किसी ने नहीं उठाना था। और उठाने वाले, अगवा करने वाले कोई और नहीं, अपने ही गांव के लोग हैं। और वो कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से, पिंड थामा कर ही होंदे ने। लेकिन लालच, हसद, बुग़्ज़ और लानत मलामत जो है वो इंसान को कहीं भी ले जाती है। और अभी मैं चाहूंगा कि लम्हा फिक्रिया के तौर पर हम इस मामले को समझने की कोशिश करें। वही मोटी बात यह है कि ये शख्स अगवा हुआ, अगवा होने के बाद इसको निचोड़ा गया, निचोड़ने के बाद इसकी फैमिली से भत्ता मांगा गया। भत्ते के दौरान इसको एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। मुंतकिली के दौरान जब इसको बांध कर मजरूब हालत में, पूरा सिर तो पैर तक जख्मी सी, इसको गाड़ी की डिग्गी में फेंक दिया गया, बंद कर दिया गया। अल्लाह का एहसान ये हुआ कि इसके हाथ खुल गए, अंदर एक हाथ खुल गया। कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा ये वेट कर रहा होगा ना कि शायद कोई आएगा। जब इसको तशद्दुद का निशाना बन रहा होगा तो एक एक मार, एक एक फेंटी के साथ इसको ये एहसास हो रहा होगा, नहीं अगली पढ़ने से पहले आ जाएंगे, अगली पढ़ने से पहले आ जाएंगे। लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ अल्लाह की मदद आई। अंदर से इसने डिग्गी अनलॉक की, चलती गाड़ी से इसने अपने आप को बाहर फेंका। डिग्गी से बाहर फेंकने के बाद इसने सहरी के वक्त अपने आप को फसलों में छुपाया। मुल्जिमान ने फसलों में फायरिंग भी की, लेकिन वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है और वो अल्लाह है। जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे। आमीन। ये जो मौत के मुंह से अल्लाह के फजल से और जंग लड़के आप वापस आए हैं, इस पर आपको, आपके खानदान को, आपके बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आपका थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि खानदानी दुश्मनी है, करते क्या है, करते क्या, यहाँ से बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान से बाहर कितने अरसे से क्या करते हैं? हम तीनों भाई पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल से साउथ अफ्रीका में मुकीम। सबसे पहले ये मेरा भाई गया जो दरमियान वाला है, उसके बाद छोटा गया था, उसके बाद मैं गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मेहनत के बलबूते पे वहाँ पे अपना बिजनेस अल्लाह की मदद से जी, उसका फजल था हम पे। तो अल्लाह ताला ने हमारा इस वक्त अच्छा खासा हाथ पकड़ा। उसका फजल है हम पे, उसका करम हुआ। लेकिन जो जिन लोगों ने ये किया, इनके साथ काफ़ी गांव में तल आना जाना। हालिया में लालापिंडी में जी, लालापिंडी में। बेसिकली हमारा गांव लालापिंडी में है। हमारा घर फालिया में भी है, याली मार्केट में, लेकिन बेसिकली हम मकामी लोग लालापिंडी से और हमारी ज़मीनें, फसलें हमारी उधर ही बीजते हैं। और मैं उधर ही सेटल था अपने बच्चों के साथ। मेरे बच्चे ने हिफ़्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। एक ने हिफ़्ज़, बड़े ने हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया, छोटा भी हिफ़्ज़ कर रहा है। तो इसके वजह से मैं वहीं पे था। हमारे गांव में दर्स है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम अपना उधर गांव में ही देता हूँ। उनके साथ हमारा अच्छा खासा फैमिली टर्म्स थे, खुशियों गमों में शामिल होना।
लेकिन मुझे हैरान कुन बात ये थी कि जो कोई दुश्मनी मुखालफत तो नहीं थी कोई? सर 15 सालों में कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि हमें फील हुआ कि 15 साल के अरसा है, उसके दरमियान थोड़ा सा फील तो हो कि कहीं इख्तलाफात बने हों। हम जब मुझे वो घर से फ़ोन करके बुला रहा है, उसकी माँ हमारे घर बैठी थी। हो। इस हद तक करीब जब मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूँ, वो टूटते पीटते ड्रामा करते हमारे यहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल में। वही मुलजमान और अमले ने वहाँ से हमारे साथ मिल के उन्हें कहा निकलो यहाँ से। उन्होंने यहाँ से निकाला है। वो यहाँ पे वो ड्रामा कर रहे थे जी, हम लुट गए, हम ये हो गए, वो हो गए, हमारे बेटे को ये हो गया, हमारे बेटे को वो हो गया। वो तो इस हद तक, अगर ये तो अल्लाह का मौज़ा हुआ, मैं जिंदा हूँ आप लोगों के दरमियान। मैं चाहूँगा भाई, बुरा ना मनाइएगा, मैं चाहूँगा कि स्टार्ट से बताएं जब आपकी जिंदगी इस रुख की जानिब बढ़ी। जी। हुआ क्या था? आप घर पे मौजूद थे, आपको बुलाया गया था, क्या हुआ था? सर हुआ ऐसे कि फर्स्ट रोज़ा था जुमे का, यकम रमजान जब कहा जाता है शैतान बंद हो गए। जी हाँ, लेकिन चेले खुले में मुझे तो लगता है ये शैतान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुला था उस दिन। तो ये तो चेले तो बहुत छोटा लफ्ज़ है इनके लिए। जुमे की नमाज़ पढ़ के मैं घर आया हूँ, तो घर में बच्चों के साथ अफ्तारी का प्लान करने लगे हैं आज क्या करना चाहिए। हुआ ऐसे कि इतने में उसकी वालदा भी हमारे घर आके बैठी थी। मुझे कॉल आती है उसके बेटे की, छोटे की। वो कहता है कि भाई एक काम है, फाली तक जाना है, आप मेरे साथ चलें। आपने तो कहा होगा कि पुत्र आज चलिए। हाँ, मैंने वो जैसे उनके पहले भी खुशी गमों में जाता रहता था, मैं चला गया हूँ। और मुझे वो गाड़ी में उनके साथ बैठ गए। 3 लड़के थे उस दिन, 2 मेरे गांव के ही थे, उनको तो मैं पहचानता था, तीसरे को नहीं मैं पहचाना। मैंने कहा हो सकता है इनका कोई दोस्त हो या इनके साथ कोई मेहमान आया। आप गाड़ी में किस सीट पे बैठे थे? बैक साइड पे बैठा। बैक साइड पे आप बैठे। आपके साथ उनका आपके जानने वाला बंदा बैठा? नहीं, जो उनके जानने वाला वो बैठा था, जिसको आप नहीं जानते। जिसको मैं नहीं जानता। वो फालिया में वैसे ही मुझे शहर में घूमते रहे। मैंने कहा कि वेट करता हूँ क्या काम होगा। मैंने सिर्फ 2 दफ़ा पूछा भी है भाई क्या काम है। वो जी फ़ोन नहीं उठा रहा जिससे काम है। तो मैंने कहा यार अफ्तारी का टाइम हो चुका है, चलें। वो कहता है ठीक है जी, उससे फ़ोन नहीं मिल रहा, तो कल आ जाएंगे। जब मैं फालिये से हम निकले हैं, हमारा जो डिंगा रोड है उस पर उसने गाड़ी डाल ली। मुझे ये था कि हमारा जो स्टॉप पहला आता है नूरा पिंडी आता है, वहाँ से वो टर्न ले लेगा हमारे गांव की तरफ। उसने उस वक्त अचानक मुझे कहा कि हेलांच के लड़के से पैसे लेने, अगर आपको बुरा ना लगे पैसे पकड़ लूँ। मैंने कहा जी पकड़ लें, इसमें कौन सा बुरे वाली बात। हमने खजूरें ले ली हैं वहाँ से फालिया से निकलते हुए। हेला चारों ने? मैंने खुद ली। अच्छा, गाड़ी में माहौल दोस्ताना ही? दोस्ताना है, बिल्कुल नॉर्मल। वहाँ पे वो ना फ़ोन का एक ड्रामा करता रहा है। मुझे अब उस वक्त नहीं लगा, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी जो प्लानिंग का हिस्सा था। जैसे ही वो मगरब की अजान का टाइम ख़त्म हुआ है ना, उसने कहा जी उसने फ़ोन नहीं उठाया जिस बंदे से मैंने पैसे। रोज़ा खुल गया? रोज़ा खुल गया हमें। तो हमें वो नहर की तरफ से भी एक रास्ता जाता है हमारे गांव को, उसने गाड़ी उस तरफ डाल ली। जब मैं अपने गांव के अभी तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे ही था, तो उस वक्त अंधेरा अच्छा खासा फैल चुका था। वो जो गाड़ी चला रहा था लड़का, उसने दूसरे लड़के को कहा आप ऐसा करें। गाड़ी कौन चला रहा था? पहले अजहर महमूद चला रहा था, जो मेन मुलजम। ठीक है। उसने उस दूसरे लड़के को गाड़ी दे दी है। इसका नाम क्या? इसका नाम था अहमद। अहमद को गाड़ी दे दी और खुद अजहर उसकी जगह पे आगे आ गया। जी हाँ। जैसे उन्हें गाड़ी बंद की, मेरे साथ पहले उस लड़का एक और बैठा था, अब ये भी आके बैठ के मेरे साथ। दोनों एक इधर एक इधर, मैं दरमियान में होता। अच्छा, उसने जो पहले लड़का बैठा था उसने पिस्टल निकाला, अचानक बोल्ट मारा। अच्छा, मुझे अभी तक भी फील नहीं हो रहा। मैंने कहा चलें, लोग रखते हैं, वो शौकीन होते हैं। जब उससे अजहर ने कहा ना जी प्लीज अपना फोन दे दो। अच्छा, मुझे ना वो एक जैसे छठी हिस्सा है ना, मैंने कहा है ये फोन क्यों मांग रहा है, कुछ गलत है, कुछ गलत है। इतनी बात थी, उसने मुझे फोन लिया, उसने कहा बोलना नहीं है। उसने वहीं से गाड़ी रिवर्स कर ली। वो अपने डेरे पे ले गया अपने ना, वो गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे। इस डेरे को आप जानते हैं? जानता हूँ। ठीक है। वो काफी तनहा, उसके नज़दीक कोई और डेरा नहीं। जब वहाँ पे पहुँचा हूँ मैं तकरीबन, इसने दूसरे रास्ते से गाड़ी डाली, गांव की तरफ से नहीं गया, गांव से बाहर की तरफ से गया, उधर हम एक नहर बोलते हैं, नहर की तरफ से। और जब इसने, इनका प्लान ऑलरेडी पहले था बना हुआ। जब मैं डेरे पे पहुँचा हूँ, इन्होंने सारों ने गन्ने दूसरों ने भी निकाल ली,
पिस्टल्स या पिस्टल थे, पिस्टल इन सारों के पास थे? सारों के पास थे। ये रूटीन में पिस्टल सिस्टल रखते थे? लेकिन मैंने कभी इसने नोट नहीं किया नोट था। नहीं किया, ठीक है। ये पिस्टल चीज़ निकल आई जी। निकल। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनके डेरे पहुंचे इन्होंने वहाँ से अंदर से निकाली हैं टेपें, मेरे पाँव को लगानी शुरू कर दी। डक टेप? डक टेप, वो जो टूटती नहीं है। टूटती नहीं। अच्छा, मेरा ना वो इतनी बात जब मैं देख रहा हूँ ना ये सीन, मेरा पसीना आना शुरू हो गया। रोज़ा भी था, 2 खजूरों से रोज़ा खोला था, पहला रोज़ा कुछ लग भी रहा था सुबह। मुझे पसीना आना शुरू हो गया। मैं इसको कह रहा हूँ, अज़र क्या हो गया आपको? तुम्हारे साथ इतने तल्लक हैं हमारे पुराने 15-20 साल, कुछ तो लिहाज कर, या तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। इतने में इसने मुझे ना मेरे हाथ भी बांध दिए और मेरे कंधों पे भी इसने टेप लगा दी और मुंह पे इस जगह पे, जिस जगह, ताकि बाजू ना हिले। बाजू ना हिले। और इसने मेरे मुंह पे भी लगा दी और अंदर इसने ना मुझे एक चारपाई उस पर बैठा दिया डेरे पे। उस वक्त तो इसने मुझे उठा के बैठाया है, क्योंकि पाँव भी बंधे हुए थे, मेरे बाजू भी, हाथ भी बंधे हुए थे। इन्होंने मुझे उठा के उस पर बैठा दिया। मोबाइल ऑलरेडी इन्होंने रास्ते में से पिक कर लिया था। मुझे कहते हैं कि ऐसा करें, आप अपना पासवर्ड, अज़र कहता है, अज़र कहता है, बैंक यूबीएल बैंक का मेरा अकाउंट था। इसने कहा जिसका पासवर्ड दें। मैंने कोशिश की है कि इसको पासवर्ड शुरू में ना दूँ, सीधी सी बात, रेजिस्ट कर, कुछ ना गलत बताऊँ। जो अहमद था उसने मुझे पहला पासवर्ड मैंने गलत बताया, उसने मुझे मारना शुरू किया पीछे डंडों के साथ। अब मैं बैठा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे बैठा हूँ। इतना ही उन्होंने ना, मुझे अंदाजा है कि आपकी जो हालत थी। अच्छा, मुझे लगा कि अब पासवर्ड ना बताया तो ये इनमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, वो अभी बताने लगा, मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुंह से कपड़ा ने तो ढीला किया, मैं बताता हूँ। इतने में उसने ना गाल निकाल के मुझे पिस्टल का बट यहाँ पे, ये जो जी ये यहाँ से जो गोश्त फटा हुआ है, उसमें ब्लीडिंग मुझे शुरू हो चुकी थी अच्छी खासी। वो कपड़े मैंने बाद में उतारे। मैंने इसको पासवर्ड बता दिया। साथ वाले लड़के को ये खड़ा करके कह गया कि अगर मैंने आपको कॉल करनी है, इसने पासवर्ड गलत बताया, तुमने शूट कर देना। अगर इसने कुछ मूवमेंट की तब भी तुमने से फायर खोल देना। मुझे कुछ आ जा नहीं रहा। ये गए, खैर इन्होंने 2-3 घंटे के बाद आए। अच्छा, आप वहीं अकेले बैठे हैं? अकेले बैठे, मेरे पे एक बंदा गनमैन खड़ा, गन तान के मेरे पे खड़ा है, जो नया बंदा है, जो नया बंदा। अच्छा जी। ये फालिया गए हैं, 2-3 घंटे के बाद आए हैं। उस वक्त 3 घंटे मेरी ब्लीडिंग चल रही है। उससे कोई पट्टी कुछ नहीं? मैंने उसे कहा भी है, यार इस पे कुछ कपड़ा बांध दो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, रोज़ा रखा हुआ है सारा दिन का मैंने, लेकिन उसने बिल्कुल इग्नोर किया। ये 3 घंटे के बाद आए हैं। इसकी मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। इसने मेरे डेबिट कार्ड भी था, मेरा क्रेडिट कार्ड भी था, उसके इसने पासवर्ड भी मुझसे ले लिए। ठीक है। उसके ऐप का मुझे पासवर्ड वगैरह, यूज़र नेम वगैरह, और मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर ले लिए इन्होंने। वो तो मुझे अब पता चला जब मैं बैंक स्टेटमेंट कटाई, इन्होंने 21 लाख रुपया एक दफ़ा किया। उसमें से मेरे 26.5 लाख अपने ही अकाउंट में? अपने ही अकाउंट में। मेरे पास उसकी बैंक स्टेटमेंट है मेरे पास। फिर? और उसने डेबिट कार्ड भी यूज़ किए, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, लेकिन उसने शॉपिंग की हुई थी, लेकिन उसकी वो मेरे पास स्टेटमेंट नहीं निकली अभी तक। टोटल कितना पैसा निकाला? 26.5 अकाउंट 0 कर दिया इन्होंने। अच्छा, 26 लाख। अच्छा जी, फिर इसके बाद? उसके बाद ये 3-4 घंटे के बाद आए हैं। मेरे ट्रेडिंग ऐप भी उसमें थी, जिसमें मेरी तकरीबन को 36.5 लाख रुपए की ट्रेड चल रही थी। वो पैसे भी निकलवा लिए इन्होंने। उसके पासवर्ड मांगने शुरू कर दिए। उसने मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार कम से कम पहले मुझे ब्लीडिंग चल रही है, ये इस पर पट्टी वगैरह तो बांधो। वहीं से उसने गंदी सी पट्टी, एक बोनान टाइप, वो बांधी, लेकिन वो ब्लीडिंग कहाँ रुकने वाली थी, जख्म बहुत गहरा था। खैर इसने ना वो भी मैंने दे दिया, इसने खोला वो अब आप तैयार थे कि यार जो चाहिए ले लो। मैंने फिर इसको बैठा के कोशिश की है कि यार किसी तरीके से ये इसके साथ नरम रवैया अख्तियार करो। पहले मैंने कहा कि आपने बैंक के पैसे निकाले, मुझे छोड़ दो। इसने कहा नहीं जी, हमारा आपसे डिमांड है 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ रुपया दे देना, आपने देना है, तब आपकी जान छूटेगी। मैंने कहा यार मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। ये दोनों अकाउंट थे, आपको पता है 63 लाख के करीब अप डाउन बनते थे।
टोटल 63 लाख निकल साढ़े चुका 36 लाख रुपया वो हो गया, और वो ट्रेडिंग ऐप वालों। ट्रेडिंग ऐप वाले। तो इससे मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, यार मुझे छोड़ दे, मैं किसी को बाहर जाके बताऊंगा भी नहीं। दिल में ये था यार ये मुझे छोड़ दें, किस तरह जान छूटे, जान छूटे। मैंने कहा यार मैं बाहर किसी का जिक्र भी नहीं करूंगा, आप प्लीज़ मेहरबानी करें, आपके साथ इतने ज़्यादा ताल्लुक हैं, आप कुछ तलकों का तो लिहाज करें, आप मुझे प्लीज़ जाने दें। वो कुटदे मार दे उन्होंने बहुत ज़्यादा, मेरे पाँव से सर तक उन्होंने ज़ख्मी किया हुआ है, और कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जो उन्होंने बख्शा हो। तभी तो कह रहा हूँ कि वो उस दिन उनमें इंसानियत मैंने ज़ीरो से भी नीचे देखी है, माइनस उस दिन, कि ब्लीडिंग चल रही है, एक बेबस आदमी आपकी मिन्नतें कर रहा है। ये जो तावान की मुतालबा हुआ, ये आपको तो कह दिया, आपकी फैमिली से भी तावान मांगा गया था? जी हाँ, इनका तरीका का वारदात बड़ा अनोखा, प्रोफेशनल लोग हैं ये। अच्छा। इन्होंने इनके तरीके से मुझे लगा ना कि जैसे इसने मुझे पहले मेरे मोबाइल काबू किया, उसका अनलॉक कराया, मेरा अकाउंट इसने अपने कस्टडी में लिया, ट्रेडिंग ऐप की वो भी उसके साथ लिंक था। ठीक है। अच्छा, इसने कहा जी अपने भाई को कॉल करो, तुम करो, हमने नहीं करनी, तुम करो, मुझे इमरजेंसी ज़रूरत है, अपने अकाउंट में पैसे मंगाओ 36 लाख और फिर आपको बख्शा जाएगा, करोड़ पूरा करोड़ तब होएगा। अच्छा, मैंने कहा यार मुझे कुछ थोड़ा संभलने दो, मेरी आवाज़ में कुछ आने दो, और साथ साथ ये मेरे घर में भी मुझसे ही मैसेज कराए जा रहे हैं घर में। पहले उन्होंने मुझे कहा जी आप ऐसा करें, आप कहेंगे 1 घंटे के बाद आएगा, वॉइस मैसेज मुझसे, मेरे मोबाइल से ही, वो मोबाइल का सारा शख्स तो इनके हाथ में है। फिर मुझे इन्होंने कहा जी आप 4-5 घंटे का टाइम दें, कहें कि 4-5 घंटे बाद मैं आऊँगा। ये बच्चे हैं, इनको पता है हमारा वालिद रोज़ा नहीं खोला अभी तक, ये बार बार कॉलें कर रहे हैं। अच्छा। अब वो डिस्टर्ब भी हो रहा है, क्योंकि वो जब काम करते कॉलें आ रही हैं, वो आप खुद सुनना भी नहीं चाह रहा था। वो फिर मुझे मजबूर कर दिया घर वालों को कि फिर उसने आखिरी दफ़ा एक उसे कहा कि मैं मुल्तान जा रहा हूँ, मैं आऊँगा 4-5 दिन के बाद, मुझे इमरजेंसी कान पर ये कहो, और मेरे पास सबूत हैं। वो तो मेरी ज़बान में उन्होंने वो कहा, मैंने वो कह दिया, मेरे पास और ऑप्शन को नहीं थी। अच्छा, ये मुझे ना अंदर रात का अंधेरा था, बाहर ये सरगोशी शुरू कर दी इन्होंने। जब उन्होंने कहा, एक लड़के ने बीच में से कहा है कि ऐसे करे, पैसे काफ़ी हैं तो इसको यहीं पे ना मार दें। जब इन्होंने ये बात सुनी ना, मेरा बीपी आँखें के निगाह आना शुरू हो गया। तो उसने कहा अभी नहीं, अभी 36 लाख और आना है, वो इसको मुल्तान में जाके ना इसका वहाँ पे काम तमाम करेंगे। अच्छा। ये बात सुनी, मुझे तो ये लगा कि ये ₹1 लेके भी मुझसे तो नहीं जान नहीं छोड़ने लगे, तो उन्हें मारेंगे। अच्छा, इन्होंने जनाब अंदर आए, दोबारा से मेरे पैर चेक किए, वो पहले से बंधे हुए थे। इन्होंने बजाय हाथ आगे बांधने के पीछे बांध दिए मेरे ही वो जो बेल्ट है ना, नाड़ा जिसे हम कहते हैं, हज़ारबंद से उससे मेरे हाथ बांध दिए, शलवार का निकाल के। हाँ, पीछे की तरफ, और मेरे मुंह भी दोबारा। अब हाथ पे टेप नहीं लगी अब। ये आपकी खुशकिस्मती। हाँ, ये अल्लाह ताला का मेरे मुँह से। और जब ये डिग्गी में मुझे डाल के इन्होंने बंद कर दिया ना, मुझे कन्फर्म हो गया कि ये अब ना मारेंगे मुझे मुल्तान। और रात क्या हो चुका टाइम? रात जब मुझे तकरीबन रोज़ा बंद होने में, मैंने मस्जिद में ऐलान सुना है कि वो कह रहे थे रोज़े बंद होने में 2 घंटे बाकी। सहरी में उस वक्त। यानी आप 3-1 बजे की बात कर रहे हैं? हाँ, 2:30-3 बजे। ठीक है। जब इन्होंने डिग्गी में बंद करके मेरे मुंह पे इन्होंने फिर दोबारा से, इन्होंने कहा बोलना नहीं, अगर आपकी आवाज़ आई ना बाहर, हमें कहीं भी फील हुआ, मुंह से उतार दिया। नहीं, वो तो बंद हो गया। फिर भी उसने कहा है कि वहाँ भी नहीं करनी आप। मैंने कहा यार अपने डिग्गी में बंद कर दिया, मेरे सांस का भी मसला है, आप ऐसा ना करें। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आपको मरने नहीं देंगे। असल में उनका मकसद ये था कि पैसे निकलवा और मार दो, जितने पैसे निकले। अच्छा जी। तो जब मुझे ये लगा ना कि इन्होंने बाहर प्लान बना लिया, मुझे मुल्तान जाके मारना है, वो मेरा तो और हाथ पैर काम करना छोड़े जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी तौफीक दी, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने पता नहीं ऐसा कौन सा काम किया, अल्लाह ने एहसान किया, जिसकी अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा, बस अल्लाह ने एहसान किया। थोड़ी देर ही गुजरी है तो मुझे ना फील हुआ कि ये मेरा हाथ ना ढीला हो रहा है। गाड़ी चल रही है? गाड़ी उसने बंद करके चला ली है, डिग्गी बंद करके गाड़ी चला ली। मुँह पे भी टेप बांधी हुई है, पीछे मेरे हज़ारबंद से मेरे हाथ बांधे हुए। गाड़ी को पक्की कच्ची सड़क पे? पहले डेरा उनका तकरीबन 2 किलोमीटर है गाँव तक। गांव में से फिर गुजरते हुए वो है तो पक्का ही, लेकिन वो गाड़ी आस्ते चल रही है। आपको पता चल रहा है कि मैं ये गुजर रहा हूँ?
हाँ मुझे ये लेकिन कुछ देर तो पता चलता है, मुझे ये नहीं पता चला कि हम कहाँ से, लेकिन गाड़ी मैंने छलांग लगी, उस वक्त मुझे पता चला मैं फलां जगह पे हूँ। ठीक है, अच्छा जी। और जब अल्लाह का मौज़ा हुआ, मेरा ये हाथ ढीला हुआ ना, दायां हाथ ढीला हुआ, तो मैंने कोशिश की ये भी ढीला कर लूँ। और फिर मैंने अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में ऐसी बात डाली, मैं उसको डिग्गी को चेक करने लग गया, इसका लॉक कहाँ से खुलता है। ऊपर कारपेट था, वो बड़ी मुश्किल से खुल गया। कौन सी गाड़ी थी? ये था यारस, ठीक है, टोयोटा यारस। और पहले उन्होंने मेरे हाथों पे भी मारे हुए थे डंडे, लेकिन उस वक्त खून भी ताज़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताकत दी, खोल ली। उसका लॉक खुल गया। तकरीबन ये टाइम मुझे इस दौरान लग गया, कोई 20-25 मिनट वक्त गुजर चुका था। 20-25 मिनट गाड़ी चल रही है, बड़ी चल रही। तो जैसे ही वो डिग्गी खुली, मैंने छलांग लगाना मुनासिब समझा। चलती गाड़ी। एक लम्हे के लिए भी सोचा नहीं कि तो मैं छलांग लगाऊंगा तो मर जाऊंगा? मुझे तो हर तरफ मौत ही नजर आ रही थी, नाम लगाता तो वैसे ही मार। इनको डिग्गी खुलने का नहीं पता चला। ये अल्लाह का मौज़ा हुआ, वही तो कहता हूँ कि अल्लाह का इतना बड़ा मौज़ा हुआ। जब छलांग लगा दी, तकरीबन कोई 5-6-10 एकड़ के करीब ये गाड़ी वापस ले आ जाती है, उनको पता आगे चली गए, फिर वापस आए। उस वक्त मेरी हालत बहुत, गिरने की चोटें भी होंगी। गिरने की चोटें भी थी, पाँव बंधे हुए थे। पाँव भी बंधे हुए थे, पाँव कुछ ढीले हो चुके थे। अब हाथ खुल गए तो? हाँ, हाथ खुल चुके थे। और मैंने फौरन कोशिश की, साथ गंदम की फसल बीजी हुई थी, मैं उसमें घुस गया। ये आए वहाँ से वापस, इनको शक हुआ कि यहाँ पे उसी एरिया में सुन चाहिए, लेकिन मैं सड़क से इस तरफ था, ये सड़क से मगरब की तरफ ढूंढ। एक जगह कुछ हिला भी, इन्होंने फायर भी किया, फायर करके वहाँ देखा भी, और ये कह रहे हैं कि मुद्दा ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या हमारे लिए मसला खड़ा करेगा। और देखिए ना, अल्लाह ने कैसा पर्दा डाला। जी बिल्कुल, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकड़ी के जाले से बचाया था, अल्लाह ताला ने हिफाजत की थी। कोई शक नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद रमजान का सदका अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। जी बिल्कुल, कि आप वहीं उसी जगह पर आप दाईं तरफ चले गए और वो बाईं तरफ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, फिर थोड़ा और पीछे जाते हैं देखने के किस एरिया में, इसी कंफ्यूज हो गए। और मैंने कोशिश की वहाँ से और जगह बदल लूँ, थोड़ी सी सड़क अंदर चला जाओ, जगह रही। तो ये फिर वापस गए हैं। वापस जा के बाद इन्होंने मेरे बच्चों को धमकी लगाई है अपनी ज़ुबान में। हाँ जी, वो मेरे पास बकायदा उसका मोबाइल से मेरे मोबाइल तो ऑलरेडी इनके पास सक्सेस था। इन्होंने मेरे बड़े बेटे ने सुना, उसने कहा अगर तुमने कोई पुलिस वालों को बताया या कानून के, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इनको कंफ्यूज था, इनको पता नहीं चला कि धमकी क्या कैसी है। जब मैं घर पहुंचा हूँ, फिर इनको पता। आप घर कैसे पहुंचे ये बताएं? अभी तो ये उस जगह की तो ये जान नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं, ये वापस होके फिर चले गए दोबारा। इनको जब मैं नहीं मिला तो ये उसी सड़क से दोबारा चले गए। लेकिन आगे से ये ना एक और सड़क मुड़ती थी मशरक की तरफ, उस तरफ भी गए हैं। लेकिन मेरे दिन नहीं निकला, पो नहीं फूटी। अभी पो नहीं फूटी, अभी तकरीबन 1.5 घंटा अभी ना बाकी है रोज़ा रखने में। अच्छा, मैंने ना वो रोज एक मस्जिद में हमारे गांव में ऐलान होता है कि इतना टाइम बाकी है, उठ जाओ रोजा रखने वाली तैयारी कर। अब आपका वही टाइम पीस चल रहा है। वो जो मुझे वो ऐलान सुना ना, मैंने सोचा कि इस तरफ आबादी भी है, मुझे ये लगा कि यही इस तरफ ही मेरा गांव भी है। मैंने नहीं वो देखा, रास्ते पे चढ़ नहीं सकता था कि मुझे लग रहा था ये ढूंढेंगे मुझे फसलों के अंदर। हाँ, मैं फसलों के अंदर ही होता हुआ, ये अल्लाह की मेरे पे मौज़ा हुआ कि इतने ब्लीडिंग होने के बावजूद इतना जिंदा रहे और मुझे वो हिम्मत मिलती रही। मैं तकरीबन कोई 3 किलोमीटर पैदल घर पहुंच गया। ये अल्लाह का मौज़ा। दिन चढ़ गया था, अजान होने वाली थी जब मैं घर पहुंचा, सहरी बंद होने वाली थी। मैंने 115 पे कॉल की, कोई नहीं उठा रहा था। फिर मैंने कॉल की 112 वालों की। हालत मेरी बहुत गिर चुकी थी उस वक्त, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। मेरी हालत उस टाइम इस वक्त इस तरह की थी। एम्बुलेंस को? हाँ, एम्बुलेंस भी नहीं उठा रहे, फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। वाकई सर, हमारे पास वो जो कॉलेज किए हैं उसका खत रिकॉर्ड है। ये मोबाइल चीज़ ही ऐसी है तो छुप ही नहीं सकती। तो फिर मैंने ना अपने छोटे भाई को कॉल की साउथ अफ्रीका में, वो अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहा था। उसने फिर मेरे इस भाई को कॉल की। ये फिर इसने हिम्मत की, ये पहले थाने में गया, ये भी 15 पे कॉल करता रहा, नहीं उठाया। फिर खैर इसने थाने में SHO साहब से बात की। तो ASI था, कौन था जिस वक्त कोई भी घर जो उनको लेके साथ है, उसको फिर ये साथ ले आए। नहीं, इसने उसको साथ नहीं लेके आए। मैंने कहा जैसे भी मुझे एक दफ़ा हॉस्पिटल करो, मेरी हालत बहुत डाउन हो चुकी है।
फिर इसने एक प्राइवेट गाड़ी ली, उसे मुझे बिठाया लेके हॉस्पिटल। अल्लाह उस इसको वक्त जज़ा तक दे। जी हाँ, ये भी अल्लाह ताला का मौजज़ा था, ये भी आया हुआ था, वरना के ये भी साउथ अफ्रीका ही होते हैं? जी हम तीनों भाई साउथ अफ्रीका ही होते हैं। अच्छा जी। हमारा वहीं पे बिजनेस है सर। ये हुआ है मेरे साथ सर। सबसे बड़ी मुझे तकलीफ दे बात ये है कि मैं करोड़ रुपए तवान देने के बाद भी मुझे ज़िंदा छोड़ने के कुछ चांस नज़र नहीं आ रहे। ये मेरी रिक्वेस्ट है अपने अदारों से, सभी से, कि मिल के मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं एक सेकंड, आपका चेहरा जख्मी है या नहीं? जख्मी है सर। आपकी गर्दन जख्मी है या नहीं? जख्मी। आपका सीना जख्मी है या नहीं? जख्मी। आपकी कमर जख्मी है या नहीं? जख्मी। आपके बाजू जख्मी है या नहीं? ये जख्मी है सर। आपके हाथ जख्मी है या नहीं? जख्मी है सर। आपका पेट जख्मी है या नहीं? जख्मी है वो, इसलिए आपकी टांगे अगला पिछला हिस्सा जख्मी है या नहीं? बहुत सा जख्मी। पैर जख्मी है या नहीं? सर नजर आ रहा है। कोई जगह बची तो नहीं? ये तो सबसे दिस इज व्हाट द रूल ऑफ लॉ इज। मुझे माफ कीजिएगा, मैं नाउमीदी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अंधे ना बने। आंखें रखने वाले आंखों का इस्तेमाल करें, जुबान रखने वाले जुबान का इस्तेमाल करें, कान रखने वाले सुने कि ये क्या कहता है। ये एक पाकिस्तानी है, इसको अपने मुहाफिजों की मुआवनत चाहिए। ही सर्वाइव्ड एट हिज ओन। अल्लाह की मदद के बाद ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी या उस जहद पर अल्लाह ने इसको बचाया है। इसने हिम्मत नहीं हारी। अगर ये हिम्मत हार जाता तो शायद इसका कहीं ना कहीं से कोई कटी फटी लाश मिल रही होती। पार्डन माय वर्ड्स, मुझे माफ कीजिएगा। ये मैं इस शख्स को नहीं देख रहा, मैं अपने निज़ाम को देख रहा हूँ कि किस तरीके से निज़ाम अवाम को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस तरीके से ये मजरूब है, मेरे ख्याल से मैं तो इसकी गिनती भी पूरी नहीं कर सकता कि इसको कितने जख्म है, और मेरे ख्याल से ये खुद भी नहीं कर सकते कि इनको कितने जख्म है। लिटरली इतने जख्म है। सो हम्बल सबमिशन कि भाई हमें एक के बाद एक महकमा बनता नजर आ रहा है, लेकिन वो जो था ना कि खौफ फैलेगा तो जालिम घर में छुप के बैठ जाएगा, दुबक कर बैठ जाएगा, जालिम जुल्म नहीं करेगा। ना भाई ना, रूल ऑफ लॉ इज द ओनली की। खौफ नहीं, रूल ऑफ लॉ। कोई पैगाम आप देना चाहें भाई? पैगाम मैं अपने अदारों से रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसा ना हो कि जैसा मेरे साथ हुआ है ये किसी और के साथ हो। मैं मरीम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा, आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ तावन किया जाए। मैं एक हमारे जो डीपीओ साहब हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई और उनका बाकायदा मुझसे फ़ोन पे रब्ता हुआ। उन्होंने मुझे काफ़ी हौसला अफजा मुझसे बात की है, और उसके अलावा मुझे कहीं से कोई अभी तक हौसले की कहीं से कोई खबर को नहीं। डीपीओ साहब ने भी हौसला अफजा बात की है। ये अभी तक वो ये तो अवाम की मोहब्बत है आज़ादी से, कि जो अभी तक वो पकड़े गए हैं मुल्ज़िम? नहीं सर, अभी तक कहाँ पकड़े गए, अभी तो वो आज़ाद हैं। वो तो अगले दिन उनके जो उसका भाई, उसने मुझे फिर धमकियाँ लगाई, मेरे भाई को धमकियाँ लगाई हैं उसने। वो तो ऐसे बयान है जो मैं मीडिया पे बता नहीं सकता, इतने गंदे बयान है। मेरे खिलाफ नहीं, पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने दिए, हमारे इदारों के खिलाफ दिए। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं अपने भाई को कहूँगा वो आपको फॉरवर्ड कर दें, आप मीडिया से शेयर कर सकेंगे। डीपीओ साहब ने टेलीफोन पर बात की। मैं सिर्फ वो मुतमईन है, क्यों? क्योंकि क्या करेगा इसके अलावा, हम दुनिया देख रहे होते हैं। डीपीओ साहब ने, चले एक लिटमस टेस्ट करवाता हूं जी, मैंने पता नहीं कितने गुनाह इकट्ठे करने हैं, अल्लाह मुझे माफ करे। आप इस वक्त हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हमारी दरख्वास्त पर ज़ाहिर है हमारा आपका राब्ता हुआ तो हम एक नामालूम जगह पर हैं और आप अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सवाल 2-3 पूछूंगा। क्या डीपीओ आपके पास आया? नहीं कि हम नालायक थे, हम नाकाम हुए आपको बचाने में। अल्लाह ने आपको बचाया अपनी मुआवनत के साथ। क्या आपके पास कोई मुतल्लिका एसपी आया? नहीं। कोई डीएसपी आया? नहीं। कोई एसएचओ आया? नहीं। एसएचओ भी नहीं आया? नहीं सर, एसएचओ भी नहीं आया। मेरा जो तफ्तीशी है वो भी नहीं मुझे मिला अभी तक। तफ्तीशी भी नहीं आया? बात जो सच है वो सच है। और यार मैं वैसे समझ रहा था कि एसएचओ तो आया ही होएगा ना, वो तो मंजी नहीं चुकेगा, वो इतने बैठा रहेगा। पुलिस का प्रॉब्लम क्या है कि
शायद उनके लिए ये इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है। और आम आदमी का प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ ना होते हुए इसके अलावा और क्या करें, वो यही कर रहे हैं। शुक्र अदा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अल्लाह आपका मुआविन हो भाई, मददगार हो। द लास्ट होप एंड द ओनली होप इज सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। वी मे हैव दैट मेनी डिफरेंसेस बट वन थिंग इज कॉमन दैट वी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। और हम लोग एक नजरिए के मानने वाले, और वो नजरिया है कि जालिम के खिलाफ मजलूम की मुआवनत। और अगर हम उससे अलहदा हुए तो वी डोंट हैव एनीथिंग कॉमन। सो आपकी जिम्मेदारी है बहन, अल्लाह ने आपको ये मनसब दी है, आप इनके कर्जदार हैं। कोशिश करें कि इनका कर्ज उतार सकें और अपनी पुलिस से पूछें कि वो क्या कर रहे थे, आज तक वो क्या कर रहे हैं। आज जब ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरे ख्याल से 8वां रोजा हो गया जी, 8 रोजे हो गए ने। पहले रोजे बंदा अगवा होता है, 8 रोजे हो गए, पहला अशरा मुकना आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों मुल्जिमों के नाम क्या हैं? एक का नाम अजहर महमूद वल्द मोहम्मद हयात है। अजहर जो पहले गाड़ी चला रहा था? जी, पहले गाड़ी चला रहा था। और साथ कौन बैठा था? हामिद है वल्द शौकत। हामिद वल्द शौकत। जी। बाद में अजहर इधर आ गया और हामिद इधर आ गया। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसकी करेक्शन बहुत जरूरी थी।